हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से रिवाइज करने जा रहे हैं। तो अगर आपका कोई एग्जाम है बहुत ही जल्दी और आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से रिवाइज करना चाहते हो तो ये बेस्ट वीडियो है। लेकिन अगर आपने चैप्टर पढ़ा नहीं हुआ है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे ही मेरा आपको एक डिटेल्ड वन शॉट वीडियो मिल जाएगा। आप उसको पहले देखिए, चैप्टर पढ़िए, तभी रिवीजन करने का फायदा है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लस और स्टडी मटेरियल चाहिए तो मनदीप एजुकेशन अकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या मनदीप एजुकेशन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। जब आप किसी वायर के अक्रॉस बैटरी लगाते हो तो उस वायर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागने लगते हैं। अब ये रही वायर और आप इस वायर का एक क्रॉस सेक्शन लो। मान लो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को Q चार्ज क्रॉस कर रहा है T टाइम में, तो करंट इस वायर के थ्रू कहलाएगा Q डिवाइडेड बाय T। करंट की SI यूनिट बनी कूलम पर सेकंड, जिसको एम्पियर बोलते हैं। 1 एम्पियर का मतलब है कि जब एक सेकंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू 1 कूलम का चार्ज पास हो। करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट वो होता है जो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। उसी करंट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट के लिए अलग से चैप्टर बनाया गया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ दौड़ रहे हैं, इन सब की कुछ वेलोसिटी होगी और इन सब की वेलोसिटी के एवरेज को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों, क्या होगा कि जब आपने बैटरी नहीं लगाई थी तो भी सारे इलेक्ट्रॉन्स की कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो थी, बट डायरेक्शन नहीं थी। तो नेट वेलोसिटी क्या आती? जीरो। इलेक्ट्रॉन इधर जाता था, रैंडमली मूव कर रहा है ना, थर्मल एनर्जी की वजह से, तो इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, तो एक टी टाइम में उसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट थी वो जीरो थी, तो जो नेट वेलोसिटी होगी वो भी जीरो होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की बैटरी लगाने से पहले वेलोसिटीज हैं u1 u2 u3 अप टू un, तो इन सबका जो एवरेज है वो क्या है? जीरो। और जब आपने बैटरी लगाई तो सारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागने लगे। अगर वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है स्मॉल e और इलेक्ट्रॉन का मास है स्मॉल m, तो जो हर एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन होगी वो होगी फोर्स अपॉन मास। फोर्स होता है QE, QE में Q की जगह E ले लिया हमने, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेलरेशन सेम होगी क्योंकि E, M और E सबके लिए सेम है। अब जो सबकी वेलोसिटीज हैं वो v1 v2 v3 अप टू vn है। इन्हीं का जो एवरेज है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। अगर आप v इक्वल टू यू प्लस at इक्वेशन लगाओ तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए v1 इक्वल टू u1 प्लस a टाउ1, v2 इक्वल टू u2 प्लस a टाउ2। ये जो टाउ1 टाउ2 टाउ3 है ये है उनके रिलैक्सेशन टाइम। जब इलेक्ट्रॉन वायर में भागता है तो वायर के अंदर जो बड़े बड़े पॉजिटिव आयंस भी प्रेजेंट है उनसे टकराता है, तो दो कोलिजन्स के बीच में ही जो वेलोसिटी गेन करता है वो जो भी करता है, दो कोलिजन्स के बीच में वो जो टाइम लेता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम, और उसको टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप v1 v2 v3 अप टू vn की ये सारी वैल्यूज vd के फॉर्मूले में पुट कर दो तो ये आपको दिख रहा है, यहां पर आपको ये मिलेगा। और u1 u2 u3 अप टू un बाय n अलग कर दो, a यहां से कॉमन लेके ये अलग कर दो, इसकी जगह लिख दो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये जीरो होता है। a का फॉर्मूला ये रहा, तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलेगा E बाय m इंटू टाउ। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों, ये है आपका एक कंडक्टर जिसमें आपने बैटरी लगाई जिसका पोटेंशियल है V। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ दौड़ रहे हैं, तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या होगा? मान लो इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A और लेंथ है L, तो इसकी वॉल्यूम होगी A इंटू L। अगर इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n है तो AL वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ALN। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E, तो टोटल चार्ज होगा ALNE। तो करंट क्या होगा? Q बाई टी, यानी ALNE बाई टी। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मतलब वायर की, ये कंडक्टर की लेंथ L और स्पीड तो इलेक्ट्रॉन की Vd है। L से L कट गया, Vd ऊपर चला गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस V लगाओगे और उसमें करंट I फ्लो करेगा तो ये V और I प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि क्या होता है कि एक कूलम के चार्ज पे कितना वर्क करना पड़ता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, यानी एक कूलम के चार्ज पे अब बैटरी ज्यादा वर्क कर रही है, तो ऑब्वियसली वो तेज दौड़ेगा जिससे करंट बढ़ जाएगा। तो V प्रोपोर्शनल टू I है। इसको हम कैसे प्रूव करें? V प्रोपोर्शनल टू I में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम R लगा देते हैं जिसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को अपोज करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब वायर में दौड़ता है तो बार बार आयंस से टकराता है, तो जिससे करंट कम हो जाता है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। R होता है V बाय I, जिसकी SI यूनिट बनी वोल्ट पर एम्पियर, जिसको ओम बोला जाता है, और ये इसकी डायमेंशंस थी। अब ओम्स लॉ का प्रूफ देखते हैं। अभी हमने देखा I होता है ANEVD
और VD होता है ये। अगर यहाँ पे VD का ये फॉर्मूला पुट कर दिया जो I हो जाएगा ANE² E by m इंटू टाउ, E की जगह V by L लिख दिया पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले कॉन्सेप्ट से। और अगर आप यहां पे थोड़ा सा इस तरीके से सेटलमेंट करो कि V एक तरफ रहे बाकी सब दूसरी तरफ शिफ्ट किया, तो अगर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट है, ओम्स लॉ में एक ये पॉइंट भी है कि V प्रोपोर्शनल टू I होने के लिए फिजिकल कंडीशंस जो है वो कांस्टेंट होना जरूरी है। तो अगर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट है तो मास, लेंथ, एरिया, नंबर डेंसिटी, E और टाउ कांस्टेंट होगा। टाउ डिपेंड करता है टेंपरेचर पे, एरिया और लेंथ भी टेंपरेचर और प्रेशर पे डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट है तो ये सब क्या होगा, ये सब कांस्टेंट होगा। तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। यही रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी हो गया, तो हम बोल सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है दो चीजों पे। अगर इस वाले पार्ट को भी हम देखें कि m/n/e² टाउ, तो कंडक्टर के नेचर से रिलेटेड है, L और A कंडक्टर की डायमेंशन से रिलेटेड है। तो डायमेंशंस की बात करें तो R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, राइट। और ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है इसको रेजिस्टिविटी से डिनोट किया जाता है, रो से डिनोट किया जाता है, इसे रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी की यूनिट बनेगी ओम मीटर। और रेजिस्टिविटी को आप डिफाइन कर सकते हो, अगर आप R इक्वल टू रो L बाय A फॉर्मूले में L और A को 1 डाल दो तो R इक्वल टू रो आ जाता है। कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। जिस मटेरियल का इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जिसके थ्रू जितना जितना अच्छा होता है उसको बोलते हैं कि उसका कंडक्टेंस ज्यादा है। इसकी SI यूनिट होती है ओम इनवर्स, जिसको सीमेंस भी बोलते हैं और मोह भी बोलते हैं। करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया। तो I बाय A, I होता है ANEVD, यहां से A से A कैंसिल हो गया और VD का फॉर्मूला रखा तो हमको मिला J इक्वल टू NE² टाउ बाय M इंटू E। NE² टाउ बाय M जो है वो रेजिस्टिविटी का उल्टा है, जिसको कंडक्टिविटी बोलते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। दिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इस चीज की मेजरमेंट है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना इजीली, कोई भी चार्ज पार्टिकल, नॉट बेसिकली इलेक्ट्रॉन, किसी भी चार्ज पार्टिकल की हो सकती है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल कितना इजीली मूव कराया जा सकता है। मतलब उस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो वो कितनी वेलोसिटी पकड़े। तो जो ज्यादा वेलोसिटी पकड़ेगा कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, ऑब्वियसली वो ज्यादा मोबाइल होगा। इसकी आप यूनिट निकाल सकते हो क्योंकि आपको दोनों की यूनिट पता है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, अब आप देख रहे हो रेजिस्टिविटी है m/ne² टाउ। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स तेज तेज भागेंगे, अगर वो तेज तेज भागेंगे तो वो आयंस के साथ जल्दी टकराएंगे, तो उनका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाएगा, तो रो बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी एंड हेंस रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है। और जो रिलेशन है वो ये है, T टेम्परेचर पे जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। रो नॉट इज द रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फा इज अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ये देखो यहां पर रेजिस्टिविटी दिखाई है कॉपर की। कॉपर एक मेटल है तो टेम्परेचर के साथ उसकी रेजिस्टिविटी आप देख रहे हो बढ़ रही है। सेम फॉर्मूला जो पीछे दिखाया आप रेजिस्टेंस के लिए भी यूज कर सकते हो। और अगर आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रेजिस्टेंस पता है तो आप R1 R2 भी पुट कर सकते हो रो टी और रो नॉट की जगह। ठीक है, मतलब कि यहां पे आपका ये तो हो गया एक दूसरे बड़े टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी, और ये हो गया एक छोटे टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी जो कि रेफरेंस टेम्परेचर है। वो 0 भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। एलॉयज एंड सेमीकंडक्टर्स, एलॉयज का रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर के साथ बढ़ता है बट एज कंपेयर टू मेटल्स थोड़ा स्लो बढ़ता है, तो उसका ग्राफ जो है उतना स्टीप नहीं आएगा, कम आएगा। सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ घटता है तो ग्राफ ऐसा आएगा, या रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कुछ भी कह लो, दोनों का ग्राफ सेम है। ऐसा क्यों होता है ये सेमीकंडक्टर्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है? पहली लिमिटेशन तो ये है ओम्स लॉ की कि ओम्स लॉ एक लिमिट तक ही वैलिड है। अगर V बढ़ाते बढ़ाते करंट इतना बढ़ गया कि आपको पता है करंट बढ़ने से हीट डेवलप होती है, तो हीट डेवलप होने से क्या होगा कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट घटेगा, तो हम तो करंट बढ़ाना चाह रहे थे पर वो घटने लगेगा। तो एक पर्टिकुलर I के बाद ओम्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं रहता। दूसरा, नॉन ओमिक जो चीजें होती हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस जो ओम्स लॉ ओबे नहीं करते, उनमें से एक है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन आप लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे, यहाँ पर रिवीजन कर रहे हो तो हो सकता है आप चैप्टर पढ़ ही चुके हो। उसका ओम्स लॉ का ग्राफ इस तरीके से आता है। और यह है गैलियम आर्सेनाइड, एक सेमीकंडक्टर है जिसका ओम्स लॉ का ग्राफ इस तरीके से आता है। ओम्स लॉ क्यों बोल रहा हूं मैं, VI ग्राफ है ना, ओम्स लॉ तो ये फॉलो ही नहीं करते क्योंकि नॉन ओमिक है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत बार क्वेश्चन आया। ये वाला देखो लीनियर रीजन है, ये नॉन लीनियर रीजन है, और ये नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन है। बिकॉज जो रेजिस्टेंस होता है वो VI ग्राफ की स्लोप होता है, और ये ग्राफ नीचे जा रहा है तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक, अच्छा, सेल के मटेरियल का एक रेजिस्टेंस होता है जिसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो होती है जो सेल जितना ईएमएफ देने के लिए डिजाइन किया गया है उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, और जितना वो एक्चुअली में देता है, क्योंकि जब उसमें से करंट ड्रॉ किया जाता है तो कुछ पार्ट उसके ईएमएफ का, कुछ पार्ट उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में खर्च हो जाता है। अगर सेल 2 वोल्ट का है तो जब आप उसमें से करंट ड्रॉ कर रहे हो, जब उसको सर्किट में यूज कर रहे हो, तो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 से थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे मान लो 1.9 हो गया, तो 0.1 उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में खर्च हो गया, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम होगा। ठीक, तो यहां पे ये सर्किट है, देखो ये सेल है हमारा जिसका ईएमएफ ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी है। और सिंस यहां से लेकर यहां तक कुछ भी नहीं है तो यहां भी क्या होगा? वी। तो ये जो वी है ये ई माइनस आई आर होगा। मान लो इस सर्किट में जो करंट है वो आई है, तो यहां पे कितना ड्रॉप होगा? सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस पे कितना ड्रॉप होगा? आई आर। तो वी कितना होगा? ई माइनस आई आर। जहां से आप लिख सकते हो आई आर होगा ई माइनस वी और स्मॉल आर होगा ई माइनस वी बाय आई। आई होगा वी बाय आर। यहां पे अगर ओम्स लॉ हम लगाएं तो ये आर ऊपर चला गया, ई माइनस वी बाय वी इंटू आर। ये सारे फॉर्मूले जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर सेल आप चार्ज कर रहे हो, यूज नहीं कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, फिर उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस आपको पोटेंशियल रखना है V इक्वल टू ई प्लस आई आर, क्योंकि आई आर तो उसको इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में खर्च हो जाएगा, तो चार्जिंग के दौरान आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि वो पूरा चार्ज हो सके। चार्जिंग की यहाँ पे इक्वेशन देखो लिखी हुई है, ई प्लस आई आर। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सबसे पहले अगर आप 2 सेल्स को सीरीज में लगा दो इस तरीके से, E1 E2 इनकी ईएमएफ्स हैं, R1 R2 इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं, और सीरीज में है दोनों, तो दोनों में से जो करंट फ्लो करेगा वो बिल्कुल सेम करेगा। अब मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V1, इसके अक्रॉस है पोटेंशियल V2, तो जो टोटल पोटेंशियल होगा वो होगा V1 प्लस V2। V1 की जगह लिखा E1 माइनस आई R1, V2 की जगह लिखा E2 माइनस आई R2। थोड़ा सा कंबाइन रिकंबाइन करा, E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस I2। तो इसको V इक्वल टू E माइनस आई R से कंपेयर करूं तो ये मेरा हो गया E1 प्लस E2। अगर आपके सेल्स जो है वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हो कि नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से अटैच्ड है और पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से, ऐसे या ऐसे, तो जो आपको E इक्विवेलेंट ईएमएफ मिलेगा बच्चों वो होगा E1 माइनस E2। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, एन सेल्स के लिए ये रहा फॉर्मूला। पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 सेल्स लगे हैं पैरेलल में, एक का ईएमएफ है E1, एक का E2, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R1, एक का R2। यहां से करंट I आया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, पोटेंशियल V दोनों पे सेम रहेगा बिकॉज दोनों पैरेलल में है, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। V इक्वल टू E माइनस आई आर वाले फॉर्मूले से I1 आया E1 माइनस V बाय R1, I2 आया E2 माइनस V बाय R2। इसको आपने इस तरीके से रीअरेंज करना है, ये V वाली टर्म इस तरफ रखनी है और बाकी सब इधर शिफ्ट कर देना है, तो V का आपको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर कराओ तो आपको E इक्विवेलेंट ये मिलेगा। ठीक है, बट ये तो 2 सेल्स के लिए हो गया। सिमिलरली हमने N सेल्स के लिए निकाला है जिसकी डेरिवेशन में आपको नहीं जाना है, तो E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट N सेल्स के लिए होता है E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अप टू EN बाय RN। किरचॉफ का पहला लॉ ये है कि एक जंक्शन पे टोटल करंट क्या होता है? 0 होता है। जैसे यहां से करंट आया I1, यहां से I2, यहां से I3, I4 गया, I5 गया, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5, यानी कि जंक्शन की तरफ जितना करंट आएगा उतना ही करंट अवे फ्रॉम जंक्शन जाएगा। सेकंड लॉ ये कहता है कि एक क्लोज लूप में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा वो क्या होगा? 0। जैसे यहां पे हमने ले लिया एक लूप, इस लूप में सबसे पहले आप बना दो करंट की डायरेक्शन जिधर भी, ठीक है, उसके बाद करंट की डायरेक्शन में आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगा दो। ऐसे करंट जा रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि करंट जाता है पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें ऐसे करंट जा रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें ऐसे करंट जा रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव। फिर आपने कोई भी डायरेक्शन लेनी है चलने की, एक लूप लिया ABCD, कहीं से भी चलना स्टार्ट करो, मैं यहां से चलना स्टार्ट होता हूं, तो अगर आप बढ़ते हुए पोटेंशियल में जा रहे हो तो आपको पॉजिटिव लेना पोटेंशियल, ये मैं देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव बढ़ते हुए पोटेंशियल में जा रहा हूं तो प्लस E2। फिर यहाँ पे घटते हुए पोटेंशियल में जा रहा हूं तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? IR। सेल का जो ईएमएफ दिया है वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा IR। तो बढ़ते हुए पोटेंशियल में पॉजिटिव, घटते हुए में नेगेटिव, और टोटल जब लूप कंप्लीट हो जाए तो इक्वल टू 0। तो देखो पहला लूप है ये प्लस E2 माइनस I2 R2, क्योंकि इस ब्रांच में करंट है I2, और माइनस I1 R1
प्लस E1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी लूप की इक्वेशन बनी। और अगर मैं यहाँ पे जंक्शन रूल लगाऊंगा तो I1 और I3 आ रहे हैं और I2 जा रहा है, तो मैं बोलूंगा I1 प्लस I3 इक्वल टू I2। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये जो आप सर्किट की शेप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इस शेप में आप पहचान लो कि अगर ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाले रेजिस्टेंस की जो रेशियो है P बाय Q इक्वल टू R बाय S है, तो बीच वाली ब्रांच से कोई करंट पास नहीं होगा, मतलब B और D सेम पोटेंशियल पे होंगे। इसको हम प्रूव करते हैं। यहां से करंट गया I में से I1 इधर चला गया तो ऑब्वियसली बचा हुआ I माइनस I1 इधर जाएगा। उस I1 में से IG इधर चला गया तो ऑब्वियसली बचा हुआ I1 माइनस IG इधर जाएगा। तो IG इधर से आया, I माइनस I1 इधर से आया, दोनों मिलके I माइनस I1 प्लस IG इधर जाएंगे। I1 माइनस IG और ये इधर से आए, दोनों ऐड होके इधर जाएंगे तो सब कुछ कटेगा, I बचेगा। I बचना भी चाहिए था क्योंकि इसमें I ही करंट था। ठीक, अब आप ABDA लूप लो, इसमें किरचॉफ लॉ लगाओ और उसमें IG को 0 पुट कर दो, और फिर ये वाला लूप लो, इसमें किरचॉफ लॉ लगाओ, IG को 0 पुट कर दो, क्योंकि अगर B और D सेम पोटेंशियल पे है तो बीच वाली ब्रांच हट जाएगी, उसमें से कोई करंट पास नहीं होगा। यही तो प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करोगे तो जो दो आपकी इक्वेशंस बचेंगी, अगर आप उन दोनों को डिवाइड करा दोगे तो P बाय Q इक्वल टू R बाय S आपको मिल जाएगा। तो ये प्रोसीजर है। एनर्जी एंड पावर, जब आप किसी रेजिस्टर से करंट पास करते हो तो उसमें हीट पैदा होती है और वो हीट होती है I स्क्वायर आर टी। आई की जगह V बाय आर रखोगे तो आपको V स्क्वायर बाय आर टी मिलेगा, या फिर आप V बाय आई करोगे R की जगह तो आपको VIT मिलेगा। तो ये तीन फॉर्मूले हीट के आपको याद रखने हैं। पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो हीट के फॉर्मूले को पावर से डिवाइड कर दोगे तो I स्क्वायर आर, V स्क्वायर बाय आर और VI, ये तीन आपको पावर के फॉर्मूले मिलेंगे। तो ये पूरा चैप्टर था, अच्छे से रिवाइज हो गया हमारा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।